बंगाल की खाड़ी में बनी सतही ट्रफ के प्रभाव से ग्रेटर हैदराबाद में अगले 3 दिनों में गरज, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है और हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने खुलासा किया है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रेटर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है। द्रोणी के प्रभाव से नगर के तापमान में भारी गिरावट आई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह से रात तक शहर का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री और हवा की आर्द्रता 71% रही है। रात में ग्रेटर हैदराबाद में कई जगहों पर बादलों की गर्जना हुई और हल्की बारिश हुई है। गच्चीबौली और यूसुफगुडा, सोमाजीगुडा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, पंजागुट्टा, खैरताबाद, हयातनगर, पेड्डा, अंबरपेट और अन्य इलाकों में बारिश हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड की चिंता न करें, सतर्क रहें और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने वाले हरीश राव ने कहा है कि सभी सतर्क रहें, मास्क पहने और सावधानी बरतें। हरीश राव ने लोगों को कोविड की वैक्सीन लेने की सलाह दी है। सभी पात्र लोगों ने लोगों से वैक्सीन और एहतियाती डोज लेने की अपील की है। यह आदेश सभी पीएचसी और यूपीएससी में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। राज्य को और डोज अप्लाई करने का अनुरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर चिंताएं तेज हो गई है और राजनीतिक दल और छात्र संघ पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और वाईएसआरटीपी और अन्य छात्र संघों के नेता सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। वे सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहे हैं। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ संजय गुंड पार्क स्थित शहीद स्तूप पर धरना दिया है। बाद में पुलिस ने रैली के रूप में टीएसपीएससी कार्यालय के लिए निकलने की कोशिश करने वाले भाजपा नेताओं को रोक दिया। बंडी, संजय और अटाला सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनावपूर्ण माहौल था क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है कि पुलिस को वापस जाना चाहिए। बंडी संजय ने टीएसपीएससी में पेपर लीक की अनियमितताओं की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। धरनी ने सनसनीखेज टिप्पणी की है कि इंटर बोर्ड के नतीजों में टीएसपीएससी के पेपर लीक होने के मंत्री केटीआर का हाथ है। कांग्रेस पार्टी ने टीएसपीएससी लीक कांड का विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी की छात्र शाखा एनएसयूआई युवजन कांग्रेस के नेता जो गांधी भवन में मिले थे ने टीएसपीएससी की घेराबंदी करने की कोशिश की और पुलिस को भारी पैमाने पर तैनात किया गया। गांधी भवन के गेट बंद कर दिए गए और कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने से रोक दिया। हालांकि उन्होंने गेट कूदकर बाहर निकालने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प ने स्थानीय स्तर पर तनावपूर्ण माहौल बना दिया। छात्र और युवा कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किए जाने पर घेराबंदी कार्यक्रम बाधित हुआ। वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला को टीएसपीएससी कार्यालय ने घेरने के लिए बुलाया और पुलिस ने उन्हें उनके घर पर ही रोक दिया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। शर्मिला ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि इस मामले में बोर्ड अध्यक्ष से लेकर मंत्री स्तर तक का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी में जो हुआ वह बड़ा घोटाला था। शर्मिला ने मांग की है कि प्रश्न पत्र लीक हो और पूरे बोर्ड को रद्द किया जाए। बसपा प्रमुख आरएस प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी पेपर लीक के मद्देनजर सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर अपने आवास पर भूख हड़ताल की है। हालांकि टीएसपीएससी द्वारा ग्रुप 1 एईई टाउन प्लानिंग एई और डीएए परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लेने के बाद दीक्षा रद्द कर दी गई थी और बसपा पार्टी के नेताओं ने उन्हें नींबू का रस पिलाया और दीक्षा रोक दी। प्रवीण कुमार ने फैसला किया है कि मूल आरोपियों को गिरफ्तारी और टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को हटाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि टीएसपीएससी के पेपर लीक होने के पीछे की साजिश पूरी तरह से बीजेपी की है। उन्होंने कहा है कि जांच में पता चला है कि इस मामले के आरोपी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। केटीआर ने अपनी राजनीति के लिए लाखों बेरोजगारों की जान जोखिम में डालकर पेपर लीक करने की साजिश के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री केटीआर इस बात से भड़क गए कि बंडी संजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक मूर्ख बुढ़ा है। उन्होंने कहा है
कि टीएसपीएससी एक संवैधानिक रूप से गठित स्वतंत्र संस्था है। यह स्पष्ट हो गया है कि पंडित संजय, जो न्यूनतम ज्ञान के बिना यह बात कर रहा था कि इसमें राज्य सरकार की भागीदारी सीमित है, एक महान अज्ञानी है। गुजरात में 13 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और पूछा गया कि क्या संजय में मोदी से इस्तीफा देने की हिम्मत है। केटीआर ने कहा है कि उनकी सरकार का उद्देश्य बेरोजगारों के लाभ की रक्षा करना है। केटीआर ने सुझाव दिया कि युवाओं को भड़काऊ राजनीति को नजरअंदाज करना चाहिए और नौकरी पाने पर ध्यान देना चाहिए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव गडीला श्रीकांत भड़क गए। तेलंगाना शहीदों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाधित करना सरकारों की नाकामी पर पर्दा डालना है। उन्होंने कहा कि वे तब तक लड़ेंगे जब तक कि सिटिंग जज इस घटना की जांच का आदेश नहीं देते हैं, जिससे कई बेरोजगार लोगों की उम्मीदें धराशायी हो गई है। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में सीआईटी अधिकारियों ने प्रारंभिक रिपोर्ट टीएसपीएससी को सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में अधिकारियों ने कई एक अहम तथ्य उजागर किए हैं। पता चला है कि पेपर जानबूझकर लीक किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर टीएसपीएससी ने 4 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे राजशेखर ने पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड प्रवीण से हाथ मिलाया था। राजशेखर, जो जानबूझकर टीएसपीएससी में आए थे, 7 साल से पड़ोस सेवा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। उसने योजना के अनुसार प्रवीण के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह राजशेखर ही थे जिन्होंने कंप्यूटर को हैक किया और पासवर्ड चुराया है। प्रवीण का कहना है कि शंकर लक्ष्मी ने उनकी डायरी में लिखे पासवर्ड को चुरा लिया और कंप्यूटर में सील लगा दी। लेकिन गोपनीय अनुभाग अधिकारी व लक्ष्मी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कहीं भी पासवर्ड नहीं लिखा था। राजशेखर ने पेन ड्राइव से परीक्षा के 5 पेपर कॉपी किए और कॉपी किए हुए पेन ड्राइव प्रवीण को देने के बाद उसने एई का प्रश्न पत्र रेणुका को भेज दिया। बताया जा रहा है कि ग्रुप 1 का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ पाया गया है और हम इस बात का भी जांच कर रहे हैं कि प्रवीण को ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा में 103 अंक मिले थे। विशेष अदालत ने टीएसपीएससी पेपर लीक के आरोपी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच के लिए प्रवीण, राजशेखर, रेणुका समेत सभी ने 9 लोगों को आज से इस महीने की 23 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस क्रम में एसआईटी उन आरोपियों को हिरासत में लेंगी जो फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में है। जांच के तहत पेपर लीक को लेकर और जानकारी जुटाई जाएगी। कौन से पेपर लीक हुए हैं, लीकेज से कितनों को लेना देना है। एसआईटी के अधिकारी आरोपी से विभिन्न मामलों में पूछताछ करेंगे। सिकंदराबाद छावनी समेत देश की 57 छावनी बोर्डों में चुनाव रद्द कर दिया गया है और रक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को होने वाले छावनी चुनाव को रद्द करने के लिए एक बजट जारी किया है। केंद्र ने देश की 57 छावनी बोर्डों के चुनाव कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जबकि अधिसूचना इस साल 17 फरवरी को जारी की गई थी। शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि चुनाव 30 अप्रैल को होंगे। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड में 8 वार्ड है और 2015 में सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के चुनाव हुए हैं। छावनी बोर्ड का कार्यकाल फरवरी 2020 से समाप्त हो गया और इसके साथ ही केंद्र ने मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है और ऐसा लगता है कि जब मनोनीत सदस्यों ने छावनी बोर्ड के चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित करने को कहा तो रक्षा विभाग ने जवाब दिया और इसे रद्द करने का फैसला किया है। आमासी कविता ने इस खबर को जोरदार खंडन किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की। कविता ने ट्वीट पर कहा कि पूर्व में दायर याचिका पर इस महीने की 24 तारीख को सुनवाई होगी। एमएलसी कविता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया है कि ईडी एक महिला के रूप में उनके अधिकारों और व्यक्तिगत गोपनीयता को छीन रही है और उनकी रक्षा करने की मांग कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर 24 तारीख को सुनवाई होगी और ईडी ने कविता को इस महीने की 20 तारीख को जांच के लिए आने का नोटिस जारी किया है और इसी क्रम में ऐसी खबरें आई है कि उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को 20 तारीख तक अपनी याचिका पर सुनवाई करने की सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हालांकि एमएलसी कविता ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी क्योंकि उनके खिलाफ झूठी खबरें थी। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एवीएन रेड्डी ने उपाध्याय एमएलसी का चुनाव जीत लिया है और पार्टी जश्न में डूब गई है। बंडी संजय ने नामपल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में एवीएन रेड्डी को सम्मानित किया है। एवीएन रेड्डी को बरकतपुरा भाजपा नगर कार्यालय में भी पार्टी नेताओं ने सम्मानित किया है। पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव, पूर्व विधायक चिंताला रामचंद्र, नगर अध्यक्ष गौतम राव सहित अन्य महत्वपूर्ण नेताओं व शिक्षकों ने एवीएन रेड्डी को सम्मानित किया और नेताओं का मानना है कि इस जीत से बीजेपी आने वाले दिनों में राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली है, तभी लोगों की निगाहें बीजेपी की ओर है।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के बुद्धिजीवी संयोजक रवि कुमार ने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर का प्रशासन नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बेरोजगारों को निराशा छोड़ने के लिए आलोचना की है और जिन्होंने बहुत अधिक खर्च करने की तैयारी की थी, अगले चुनाव में जनता बीआरएस को सबक सिखाएगी। जन संरक्षण राजनीतिक मंच ने विधानसभा में बीसी के लिए 50% आरक्षण की मांग की है और सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में पब्लिक प्रोटेक्शन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और तेलंगाना पॉलिटिकल फ्रंट द्वारा आयोजित बैठक में 24 पंजीकृत राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया है। विभिन्न दलों के अध्यक्षों, जाति समाजों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने कहा है कि बीसी जो आबादी का आधा हिस्सा है को विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य के रूप में समान अवसर दिया जाना चाहिए। बहुजन राज्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू नायक रामावत ने कहा है कि सभी दलों ने सरकार से खुले हाथों से अनुरोध किया कि पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण बिल संसद में पारित किया जाए। उन्होंने मांग की है कि 33% महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर लागू किया जाए। व्यापारी ग्रुप के सीईओ सुधाकर ने लोगों से साइबर क्राइम को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की अपील की। हाल के दिनों में दिल्ली और मुंबई स्थित व्यापारी ग्रुप की कंपनी के नाम पर कुछ साइबर अपराधी वित्तीय अपराध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी, जिसने दुनिया भर की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्वास अर्जित किया है, वह कभी ऐसा काम नहीं करेगी। सुधाकर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ कार्य करके युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। बताया जाता है कि भोले भाले लोग के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी केवल एमएनसी कंपनियों को सेवा देती है और सोशल मीडिया पर उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करती है। उन्होंने लोगों से इस बात को ध्यान में रखने और सावधान रहने को कहा है। साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ठगे गए कुछ लोगों द्वारा दिए गए आवरण के आधार पर साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि वे इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हैदराबाद शहर में लगातार हो रही आग की दुर्घटनाओं के बावजूद बल्दिया बचाव के उपाय करने में विफल हो रहा है। मंत्री अधिकारी जो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिकंदराबाद में 1 साल के भीतर आग लगने की 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है और उन 3 जगहों पर 22 लोगों की मौत हो गई। जनवरी में नलागुट्टा के डेक्कन मॉल में भीषण आग लगने के बाद जनप्रतिनिधि और बल्दिया के अधिकारियों ने रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया है। नलागुट्टा दुर्घटना के बाद शहर में आग लगने की 10 से अधिक दुर्घटना हुई है। हालांकि जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन लगातार लग रही आग लोगों को दहशत में डाल रही है। हादसे के वक्त वहां का दौरा कर रहे मंत्री और अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वे कार्रवाई करेंगे। डेक्कन मॉल में भीषण आग लगने की घटना के दौरान भी यही शब्द कहे गए थे। आगजनी हादसों को रोकने के लिए कमेटी बनेगी। जिन अधिकारियों ने ईवीडीएम के तत्वाधान में 2 बैठकों की व्यवस्था की और उन्हें केवल जागरूकता कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया। कितने गोदाम हैं? बिल्डिया ने यह भी नहीं पूछा कि वे कहां खतरनाक थे। कार्रवाई के अभाव में आग लगने की दुर्घटनाएं होती रहती है। पिछले साल 23 मार्च को बोयागुडा के एक लकड़ी डिपो में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। सिकंदराबाद के रूबी लॉन्च में 12 सितंबर को आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद 4 महीने के अंदर एक और बड़ा आग हादसा हुआ। इसी साल 29 जनवरी को मिनिस्टर रोड के नालागुट्टा इलाके के डेक्कन मॉल में आग लग गई थी और 3 लोग जिंदा जल गए थे। आवासीय उद्देश्य में केवल 2 फ्लोर के लिए ही बल्दिया से अनुमति ली गई थी, लेकिन खेल सामग्री के गोदाम में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों ने कहा है कि अगर यह हादसा होता भी है तो एक समिति गठित कर रहे दोबारा होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे और सबसे पहले रिहायशी इलाकों में बने गोदामों को खाली कराया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हादसों के समय नेता और अधिकारी पूरी जानकारी जुटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दौड़ पड़े और उस समय मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने अधिकारियों को गोदामों का सर्वे कर आगे की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं की गई और कम से कम सिकंदराबाद जोन में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां लगातार आग लगने की घटनाएं हुई है। अधिकारियों ने देखा कि आवासीय भवनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनुमति देते समय भी बिना ज्यादा ध्यान दिए अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा उन पर और मंजिलें बनाई जा रही है। उसके बाद मनमानी कार्रवाई से हादसे हो रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि निर्माण पूरा होने के बाद भवन का उपयोग कैसे किया जाता है। क्या भवन से संबंधित संपत्ति का स्पष्ट है या केवल
यही देखते हैं, संपत्ति कर के लिए कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्होंने उस भवन के उपयोग पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग निर्माण कर रहे हैं वे भी अग्नि सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्हें एनवीसी जारी किए जा रहे हैं। बल्दिया परिषद की बैठकों में नगर सेवक विरोध कर रहे हैं कि अंधाधुंध अनुमति देने और व्यापार लाइसेंस की कमी के कारण आग दुर्घटना हो रही है। अगर अधिकारी इसी तरह लापरवाही करते रहे तो और हादसे हो सकते हैं और लोग कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मल्काजगिरी के पायलट का शव हैदराबाद पहुंच गया है और बंडी संजय ने बायनपल्ली के वायुसेना स्टेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल विनय भानु रेड्डी को श्रद्धांजलि दी है। मेजर जैन के साथ विनय भानु रेड्डी की जान चली गई जब अरुणाचल प्रदेश में यात्रा करते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हैदराबाद के रहने वाले विनय भानु रेड्डी ने अपनी स्कूली शिक्षा मल्काजगिरी में की और बाद में 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में शामिल हो गए। हकीमपेट डंडीगढ़ में प्रशिक्षण के बाद 35 वर्षीय एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गया और बंडी संजय ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवान को श्रद्धांजलि दी। मेगा स्टार चिरंजीवी और मेगा पावर स्टार रामचरण ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री को गुलदस्ता भेंट दिया गया और अमित शाह ने RRR फिल्म में नाटना डुगाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलने पर रामचरण को बधाई दी है। इस मौके पर अमित शाह ने रामचरण को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गजों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्म उद्योग ने भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। शाह ने RRR फिल्म से विश्व पटल पर देश की प्रतिष्ठा की सराहना की है।